वो कर तो अपना इशारा कर दे। आ गए बच्चे? चलिए, तो स्टूडेंट्स कल हम पढ़ रहे थे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। कल के लेक्चर में मैं आपको 3 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा चुका हूं। दोनों तरह के गैल्वेनोमीटर हो गए थे, साथ ही साथ मैंने आपको वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर भी पढ़ा दिया था। अब आज शुरू कर रहे हैं, एक और इंस्ट्रूमेंट है जो कि बड़े काम का है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। शुरू कर रहे हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, ये जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली साइक्लोट्रॉन, वो हमारी डेली लाइफ में इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं आता है। ये इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है? ये हाई एनर्जी वाले, हाईली एनर्जाइज्ड पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करने में काम आता है। और ऑब्वियसली हाईली एनर्जाइज्ड पॉजिटिव आयंस का हमारी रूटीन लाइफ में तो कोई काम नहीं है। तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे काम आएगा? साइंटिफिक रिसर्च में। मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं ना कि इतनी एनर्जी का अल्फा यहाँ इंसिडेंट कर दिया, इतनी एनर्जी का प्रोटॉन वहां इंसिडेंट कर दिया। तो ये जो अल्फा या जो प्रोटॉन है ये तो हमें समझ में आते हैं, लेकिन उनको एनर्जी दिलाते कैसे हैं? ऑब्वियसली जब भी साइंटिस्ट लोग कोई रिसर्च करते हैं जहां पे उनको हाईली एनर्जाइज्ड पॉजिटिव आयंस की जरूरत पड़ती है अपने रिसर्च वर्क के लिए, तो उसके लिए वो जो डिवाइस यूज करते हैं वो डिवाइस का नाम है साइक्लोट्रॉन। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं कि इसका यूज क्या है तो मुझे कहना पड़ेगा इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाईली एनर्जाइज्ड पॉजिटिव आयंस। शब्दों पे ध्यान दें, मैंने आयंस नहीं बोला है, केवल पॉजिटिव आयंस बोला है। यानी कि हाई एनर्जी पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करने में मशीन काम में आएगी। अब ये मशीन का एग्जैक्टली फंडा क्या है, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, फिर मैं मशीन के ऊपर आऊंगा। फंडा बताता हूँ आप लोगों को। आपको याद है मॉड्यूल 4 में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करते हैं और मॉड्यूल 5 में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बातें करते हैं। आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी कोई चार्ज, ये देखिए, जब भी कोई चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने पढ़ा हुआ है जब भी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होगा, तो आपने ये पढ़ा हुआ है, यस। जब भी हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस से पास करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, ये हम सब जानते हैं। एक कॉमन सेंस की बात करते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं प्रोटॉन का, एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए प्रोटॉन का, प्रोटॉन का वाला कितना हो गया? प्लस ही। और आई थिंक ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि चार्ज को हम पोटेंशियल डिफरेंस से पास करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। ऑब्वियसली छोटा पोटेंशियल डिफरेंस छोटा चेंज, बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा चेंज। यानी चार्ज को अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी में अगर आपको जितना ज्यादा चेंज करना है आप उसको उतने बड़े पोटेंशियल डिफरेंस से पास करिए, ये हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। मैं अपने मन से कुछ डेटा ले रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन यानी कि प्लस ही चार्ज मेरे पास है, और मान लेते हैं कि अभी उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो जीरो है। अभी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी मान लेते हैं? जीरो है। अगर आपने कहा यार इसको काइनेटिक एनर्जी दिलवानी है, तो दुनिया में किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का, दौड़ाने का, एनर्जाइज करने का एकमात्र तरीका है कि उसको किससे गुजारिए? पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारिए। छोटा वोल्टेज छोटी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, बड़ा वोल्टेज से गुजारेंगे तो बड़ी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। समझते हैं? आइए, मान लीजिए मैंने उसको 10 वोल्ट से पास किया, 10 वोल्ट से पास किया तो आप समझ ही गए होंगे, प्लस ई, यहाँ आ जाएगा 10 वोल्ट, तो आप समझ लीजिए यस, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आने वाला है? 10 ईवी का, 10 ईवी का चेंज आने वाला है। और अगर मान लीजिए मैंने उसको 100 वोल्ट से गुजारा होता तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आता? 100 वोल्ट, तो ऑब्वियसली कितना चेंज आता? 100 ईवी का चेंज आता। कहने का मतलब छोटा वोल्टेज से गुजारेंगे छोटा चेंज आएगा, और जितने बड़े वोल्टेज से पास करेंगे उतना बड़ा चेंज आएगा। अब मान लेते हैं कि मेरे पास जो प्रोटॉन था, मान लेते हैं उसकी शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो अगर आपने उसको 10 वोल्ट से गुजार दिया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा? 10 ईवी, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो से कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले से 20 थी तो 10 से गुजारने के बाद उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 20 की बजाय 10 का गेन होगा तो अब कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। अगर पहले से उसकी एनर्जी मान लीजिए 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। दैट इज द मीनिंग। अगर मान लीजिए शुरुआत में उसकी एनर्जी जीरो थी और अगर आपने उसको 100 वोल्ट से पास किया है तो एक ही बार में उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 100 ईवी हो जाएगी। तो आप समझिए कि छोटा वोल्टेज तो छोटा चेंज, बड़ा वोल्टेज तो बड़ा चेंज। अब मान लेते हैं मेरे पास एक प्रोटॉन है जिसके पास एनर्जी जीरो है। आपने मेरे को बोला कि यार हमें इसको 100 ईवी एनर्जी दिलवानी है। आपने मुझे बोला कि इस प्रोटॉन को कितनी एनर्जी दिलवानी है? 100 ईवी एनर्जी दिलवानी है। तो बच्चों मुझे लगता है इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या? मैं आपके प्रोटॉन को एक ही बार में 100 वोल्ट से पास कर दूं और एक ही बार में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 100 ईवी हो जाएगी। सही बात है। लेकिन मान लीजिए मेरे पास 100 वोल्ट की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास 100 वोल्ट है ही नहीं, मेरे पास वो 10 ही वोल्ट है, मेरे पास केवल 10 ही वोल्ट है। तो आप समझ ही गए होंगे एक बार 10 वोल्ट से गुजरेगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 10 ईवी। दूसरी बार फिर गुजरेगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 20 ईवी। तीसरी बार गुजरेगा तो 30 ईवी। तो बोलिए 10 वोल्ट से कितनी बार गुजारे हैं? एक बार की 10 बार गुजारते हैं? 10 बार गुजारते हैं। तो सीधी सी बात है,
बड़ा वोल्टेज है तो एक ही बार में काम हो जाएगा, और अगर छोटा वोल्टेज है तो एक बार में कि बार बार गुजारना पड़ेगा, बार बार गुजारना पड़ेगा। जितनी ज्यादा बार वो छोटे वोल्टेज से गुजरेगा उतनी ज्यादा बार वो एनर्जी पकड़ के लाएगा। तो एनर्जी 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 करते 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 वो फाइनली इट विल बी एनर्जाइज या हाईली एनर्जाइज, फाइनली इट विल बी हाईली एनर्जाइज। एक्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट इस मशीन के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है। एक बात तो ये तय हो गया, इस मशीन में हम क्या करते हैं, अपने चार्ज पार्टिकल को छोटे वोल्टेज से एक बार नहीं बल्कि कई बार, मेनी टाइम्स हम उसको बार बार गुजारते हैं, इस प्रकार से एनर्जाइज करते हैं। अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या करेगा, एनर्जाइज करेगा। लेकिन जब पार्टिकल बार बार भागने की कोशिश करेगा तो उस पार्टिकल को वापस मोड़ मोड़ करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भेजना है। तो ये काम हम किससे करवाना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से। आपको मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान हो, मैंने जब पढ़ाया था आपको बताया था कि अगर चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, आपको याद है काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो मैंने उस टाइम भी बोला था आप लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड में इतना दम नहीं है कि वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज को चेंज कर पाए। ये दम किसके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। तो फिर इस मशीन में मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ एक ही रोल रहेगा, वो आपके पार्टिकल को बार बार घुमा घुमा के सर्कुलर मोशन करा करा के मोड़ मोड़ के वापस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भेजेगा। इस तरह हम पार्टिकल को एक बार नहीं बल्कि बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजार के उसको हाईली एनर्जाइज कर पाएंगे। एक्जैक्टली ये इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया है। अब जरा मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, उसे और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने इसका वर्किंग डायग्राम दिखाने की कोशिश करी है। दिस इज एग्जिट विंडो। आइए समझते हैं इस मशीन में क्या होता है। आप देख रहे हैं इसमें दो डी शेप के इस तरह से फ्लैट बॉक्स होते हैं, डी अपने जो इंग्लिश में अल्फाबेट होता है डी, तो इसमें डी शेप के दो फ्लैट चपटे बॉक्स होते हैं जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। और ये दोनों बॉक्स कैसे हैं, जुड़े हुए हैं कि बीच में गैप है, बीच में गैप है। इन बॉक्सेस के अंदर एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके रखते हैं। इन डीज के अंदर क्या अप्लाई किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अप्लाई किया हुआ है। बीच में जो गैप है, इस गैप के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए क्या मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, यस। तो इस गैप में हम वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। और आप देख रहे हैं मैंने दोनों डीज की जो ओपनिंग है वहां पर मैंने क्या कर रखा है, एसी नेचर का एक वोल्टेज लगा रखा है, यानी कि मैंने इस गैप में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है। और इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या अप्लाई कर रखा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। तो यूं समझिए कि डीज के अंदर केवल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और गैप के अंदर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक बात है। अब समझते हैं कि काम कैसे होगा। सबसे पहली बात, मान लीजिए आपको थोड़ा सा डेटा ये ले लेते हैं ताकि समझने में आसान रहेगा। मान लीजिए आपको किसी काम के लिए 100 एनर्जी वाला, 100 ईवी एनर्जी वाला प्रोटॉन चाहिए। तो उसके लिए साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, इस गैप में एक प्रॉपर गैस भर के अंदर ही आयनाइजेशन के थ्रू पहले तो पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर प्रोटॉन चाहिए तो यहाँ पे क्या भर देंगे, हाइड्रोजन गैस भर देंगे, आयनाइजेशन करेंगे, पहले तो प्रोटॉन प्रोड्यूस करेंगे। अगर मान लीजिए आपको अल्फा चाहिए तो फिर यहाँ पे क्या भर देंगे, हीलियम गैस भर देंगे, और उसका आयनाइजेशन से पहले अल्फा प्रोड्यूस करेंगे। कहने का मतलब जो भी पॉजिटिव आयन को हमें प्रोड्यूस करना है, उस पॉजिटिव आयन को हम बाहर से इस मशीन में नहीं मिलाते हैं, बल्कि इस गैप के अंदर प्रॉपर गैस भरते हैं, उसका आयनाइजेशन करते हैं, और सबसे पहले उस आयन को अंदर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए मुझे 100 एनर्जी वाला प्रोटॉन चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या किया, यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस भर के प्रोटॉन प्रोड्यूस कर लिया। ये लीजिए, मान लीजिए मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये लीजिए एक प्रोटॉन प्रोड्यूस हो गया। मैं एक प्रोटॉन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बहुत सारे प्रोटॉन रहेंगे। ओके, प्रोटॉन मान लेते हैं कि शुरू में जो प्रोटॉन है उसके पास काइनेटिक एनर्जी लगभग कितनी है, 0 है। और ये जो गैप में पीडी मैंने अप्लाई किया, मान लेते हैं 10 वोल्ट है। कितना वोल्ट है वो, 10 वोल्ट है। ऐसा मान के चलें 10 वोल्ट है। तो जरा सोचिए क्या होगा। अभी मैंने यहाँ पर एसी नेचर का वोल्टेज डिफरेंस लगाया, तो मान लीजिए किसी मोमेंट पे ये प्लस और ये किसी मोमेंट पे माइनस है। अब देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ 10 वोल्ट का पीडी है और सामने मान लीजिए माइनस है, लोअर पोटेंशियल है। तो प्रोटॉन को जैसे ही लोअर पोटेंशियल दिखेगा तो बोलिए क्या वो इस गैप में कूद जाएगा, यस। प्रोटॉन जब इस गैप में जम कर जाएगा, जो प्रोटॉन यहाँ बना था वो सामने अट्रैक्ट होगा तो वहां पहुंचेगा। और जब वो 10 वोल्ट से गुजरकर गैप के 10 वोल्ट से पास होकर जब उस किनारे पहुंचा है, तो उसकी एनर्जी 0 से कितनी हो गई है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी यहाँ पर हो गई है।
अब यहाँ पर उसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है, क्योंकि उसके पास अब काइनेटिक एनर्जी आ गई है, स्पीड आ गई है, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या, सॉरी प्रोटॉन, अब प्रोटॉन क्या करेगा, भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रोटॉन को तो ये समझ नहीं ना कि उसको और एनर्जी चाहिए, उसको ये अकल नहीं है, वो तो क्या कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रोटॉन इस गैप में से एक बार नहीं कई बार गुजरे, तो फिर उसको मोड़ करके वापस इस गैप में भेजने की जिम्मेदारी किसको दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड को दे रखी है, बी को दे रखी है। आप देखिए कि जैसे प्रोटॉन इस तरफ भागने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, किस तरह से लगेगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ लगेगा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन करेगा, और किस तरह से, ये प्रोटॉन मुड़ेगा और मुड़ते मुड़ते मुड़के यहाँ पे आ जाएगा, और हाफ सर्कल मार के क्या वापस से गैप में कूदने को तैयार है। यस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसने इसको हाफ सर्कल मुड़वा कर क्या किया, वापस इस गैप के किनारे पे ला के रख दिया। अब वापस से जब ये गैप के किनारे पे आ गया, और हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अगर इसकी एनर्जी 10 ईवी थी तो यहाँ भी इसकी एनर्जी 10 ईवी ही रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में इतना दम नहीं है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम या ज्यादा कर दे। तो अगर यहाँ एनर्जी 10 ईवी थी तो यहाँ भी एनर्जी कितनी रहेगी, 10 ईवी रहेगी। हाँ, अब इसकी एनर्जी 10 ईवी है और ये यहाँ आ चुका है, और यहाँ आ चुका है, मैंने लगाया वोल्टेज कौन सा, एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज की वजह से इन डीज की पोलरिटी लगातार क्या होती रहेगी, फ्लिप होती रहेगी, लगातार पोलरिटी स्विच होती रहेगी। तो मान लीजिए पहले प्लस था और ये माइनस था, अब जैसे ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, जैसे ही पोलरिटी तो स्विच होगी, जैसे ये माइनस होगा तो प्रोटॉन प्रोटॉन को जैसे सामने माइनस दिखेगा, प्रोटॉन रुकेगा ही, कूद जाएगा, प्रोटॉन कूद जाएगा, और प्रोटॉन कूद जाएगा, और फिर प्रोटॉन कूद के यहाँ निकलेगा, समझ रहे हैं आप। प्रोटॉन जब कूद के यहाँ निकलेगा तो इस जगह पर उसकी एनर्जी कितनी थी, 10 ईवी, फिर से वो 10 वोल्ट में डुबकी मार के आया है, तो अब यहाँ एनर्जी कितनी हो जाएगी, वापस से 10 पकड़ के लाएगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 20 ईवी हो जाएगी। यानी कि प्रोटॉन की यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है। फिर प्रोटॉन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसको वापस मोड़ेगा, और मोड़ के वापस क्या, वापस गैप में कूदने को तैयार। यस, यहाँ पे एनर्जी 20 थी तो यहाँ भी एनर्जी कितनी रहेगी, 20 ही रहेगी, कारण मैग्नेटिक फील्ड में इतना दम नहीं है कि उसकी एनर्जी को चेंज कर पाए। तो यहाँ भी एनर्जी कितनी रहेगी, 20 की 20 रहेगी। क्या वापस गैप में कूदने को तैयार है, यस, वापस से पोलरिटी स्विच होगी, ये प्लस और ये माइनस, जैसे ही सामने माइनस बनेगा तो ये कूद जाएगा, वापस से एनर्जी 30। यानी क्या हो रहा है, हम इसको गैप में एक बार गुजार रहे हैं, बार बार हम इसको गैप में गुजार रहे हैं, और आप समझ गए होंगे जितनी बार गैप में से गुजरेगा उतनी बार एनर्जी पकड़ पकड़ के लाएगा। तो बार बार हम उसको गैप में से गुजार रहे हैं, तो बार बार एनर्जी पकड़ के ला रहा है, और मोड़ मोड़ करके बार बार गैप की तरफ कौन भेज रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड भेज रहा है। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एक तालमेल है, दोनों मिलजुल कर क्या कर रहे हैं, इसको हाईली एनर्जाइज कर रहे हैं। हाँ, इसके अंदर दोनों मिलजुल करके काम कर रहे हैं, ई और बी दोनों का रोल है, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मुझे कहा जाए एनर्जाइज करने में किसका रोल है, एनर्जाइज करने में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल है। मैग्नेटिक फील्ड का रोल सिर्फ इतना है कि वो पार्टिकल को बार बार घुमा घुमा के कहां भेज रहा है, गैप में भेज रहा है। और जब ये पर्टिकुलर एनर्जी का हो जाएगा तो जहां भी इसको इंसिडेंट करना है, ये जो एग्जिट विंडो दिखा रखी है, जब ये पर्टिकुलर लेवल का, जब ये पर्टिकुलर एनर्जी वाला प्रोटॉन बन जाएगा, जो भी रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, इस एग्जिट विंडो से बाहर ले लिया जाएगा। तो इस तरह से ये मशीन काम करती है। अब आते हैं, ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट, अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पॉइंट्स पे। सारी बातें मैं आपको पॉइंट बाय लिखता हूं, सारी बातें। आइए छोटी छोटी बातें नोटिस करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इन गैप, गैप में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो क्या कर रहा है, एक्सिलरेट्स द आयन, एक्सिलरेट्स द आयन, आयन को क्या कर रहा है, वो एक्सिलेट कर रहा है, एनर्जाइज कर रहा है, ठीक है। इन डीज, ये जो अपने डी टाइप के जो बॉक्स हैं, इनको क्या बोलना, डीज। डीज में क्या है बेटे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। डीज के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और वो क्या कर रहा है, एक्सिलेट नहीं कर रहा है, वो पार्टिकल को घुमा घुमा के वापस गैप में भेज रहा है। ओके, टर्निंग आयंस टूवर्ड्स गैप, टर्निंग आयंस टूवर्ड्स गैप अगेन एंड अगेन। सही बात है, यही हो रहा है। तीसरी बात, आप देख रहे हैं गैप के ऊपर, गैप के अंदर मुझे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना था, वोल्टेज अप्लाई करना था। बच्चों वोल्टेज तो दो टाइप का होता है, एसी भी होता है और डीसी भी होता है, लेकिन आप जानते हैं मैंने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, एसी अप्लाई किया। समझिएगा क्यों अप्लाई किया। अगर मैं यहाँ डीसी अप्लाई करता तो एक डी परमानेंटली प्लस और एक डी परमानेंटली माइनस बना रहता, जबकि ये खेल जमाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर प्रोटॉन इस किनारे पर है तो सामने माइनस हो जाना चाहिए, और अगर प्रोटॉन उस किनारे पर तो इधर माइनस हो जाना चाहिए। यानी कि आपको क्या चाहिए, डीस की पोलरिटी फिक्स होनी चाहिए कि स्विचिंग होनी चाहिए, स्विचिंग होनी चाहिए। इसीलिए जानबूझकर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के नाम पे कौन सा वोल्टेज इस्तेमाल किया है, एसी वोल्टेज इस्तेमाल किया है। तो मैं कहूंगा कि एसी वोल्टेज
is used so that polarity of these switches, एसी वोल्टेज को ही क्यों यूज किया? ताकि डीस की पोलरिटी क्या रहे, फिक्स रहे, कि स्विच करती रहे, स्विच करती रहे, और तभी तो हमारा खेल जम पाएगा। बिल्कुल सही है। और आइए और बारी क्या करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि दोनों मिलजुल करके इसको हाईली एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। आप देखिए एक सर्कल में, आप देखिए जब भी पार्टिकल वापस गैप में कूदने के लिए आ रहा है तो क्या करके आ रहा है, हाफ सर्कल करके आ रहा है। इसका मतलब एक सर्कल में वो गैप से कितनी बार गुजर रहा है, 2 बार गुजर रहा है। एक सर्कल में पार्टिकल गैप से कितनी बार गुजर रहा है, 2 बार गुजर रहा है। और क्या आपको पता है एक सर्कल में जो एसी होता है, एसी, उसकी भी डायरेक्शन, उसकी भी पोलरिटी 2 बार चेंज होती है। तो इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि खेल प्रॉपर्ली जमे, ये खेल प्रॉपर्ली कब जम पाएगा, जब जब हमारा पार्टिकल गैप के किनारे पे आएगा कूदने की तैयारी में, तब तब सामने क्या हो जाना चाहिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए माइनस हो जाना चाहिए। तो ये सिंक्रोनाइजेशन बैठने के लिए क्या होना चाहिए कि डीस की पोलरिटी की जो स्विचिंग हो रही है, डीस की पोलरिटी की जो स्विचिंग हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी और हमारे पार्टिकल के सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी ठीक बराबर होनी चाहिए। कारण मेरा पार्टिकल भी एक सर्कल में 2 बार गैप में जा रहा है, और आपका जो एसी होता है वो भी एक साइकिल में 2 बार पोलरिटी चेंज होता है। इसका मतलब प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के लिए, फॉर proper synchronization, for proper synchronization क्या होना चाहिए, frequency of AC that should be frequency of circular motion। तो इसका मतलब अगर मुझे कहा जाए कि बताइए जो एसी वोल्टेज आप यहाँ अप्लाई करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखी जाए, तो क्या मैं फॉर्मूला बोल दूं उसका, क्या होना चाहिए, QB अपॉन 2πm। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब मुझे साइक्लोट्रॉन के बारे में कोई न्यूमेरिकल देना होगा तो हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर एक प्रोटॉन को हमें एक्सेलरेट करना है और मैग्नेटिक फील्ड इतना लगा रखा है, बताइए जो एसी वोल्टेज हम लगाएं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखें। रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सिग्नल विल बी QB अपॉन 2πm। क्योंकि मैंने प्रोटॉन बोल दिया तो Q जानते हैं आप लोग, मास भी जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको न्यूमेरिकल में दे दूंगा कि मशीन में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 1 टेस्ला या 2 टेस्ला, जो भी होगा हम आपको दे देंगे। रख करके आप सोल्व कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। यहां से आप डिसाइड करेंगे कि जो एसी वोल्टेज लगेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। ठीक है, और आइए और छोटी छोटी बातें करते हैं। इफ PD डेल्टा वी है, मान लेते हैं गैप में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा वी है। ठीक है, क्या आप देख रहे हैं एक साइकिल में 2 बार गैप से गुजर रहा है मेरा पार्टिकल। तो अगर एक साइकिल में 2 बार गैप से गुजर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी गेन इन 1 साइकिल, हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी गेन इन 1 साइकिल विल बी 2 इंटू क्यू इंटू डेल्टा वी। बोलिए मानते हैं क्यू इंटू डेल्टा वी काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा कब, एक बार गैप से गुजरेगा तब। और एक साइकिल में क्योंकि 2 बार गैप से गुजर रहा है तो एक साइकिल में गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होने वाला है, ट्वाइस ऑफ क्यू इंटू डेल्टा वी। तो अगर ये बात है तो क्या मैं कह दूं काइनेटिक एनर्जी गेन इन n साइकिल्स, यस n साइकिल्स कितना होने वाला है ये, 2n टाइम्स ऑफ q इंटू डेल्टा वी। तो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स मैनेज करने के लिए इस तरह की हम आपसे बात कर सकते हैं। तो ध्यान रखना एक साइकिल में 2 बार गैप से गुजरते हैं तो n साइकिल में 2n टाइम्स हम लोग गैप से गुजरने वाले हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, ये भी हो जाएगा। अभी आप कह रहे थे कि हम लोग इसमें पार्टिकल को घुमाते जाएंगे और घुमाते घुमाते हम उसको क्या करते जा रहे हैं, हाईली एनर्जाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ऑब्वियसली उसकी रेडियस उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप उसको मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी दे पाएंगे। आप कह रहे हैं ना कि हम उसको बहुत हाईली काइनेटिक एनर्जी दे पाएंगे, अरे हाईली की कोई लिमिटेशन तो होती होगी ना। हाईली का मतलब आप कितनी ज्यादा उसको दे पाएंगे, कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ेगा कि बस इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि व्हाट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वी कैन प्रोवाइड बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। किसकी बात कर रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की। आओ, क्या आपको याद है रेडियस, सर्कुलर मोशन में हम पढ़ते हैं जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में, तो उसका फॉर्मूला हम लोग ये पढ़ते हैं। अगर ये फॉर्मूला पढ़ते हैं तो आप यहां से देखिए कि रेडियस स्क्वायर कितना हो रहा है, ये 2m काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या हो जाएगा Q स्क्वायर और B स्क्वायर। तो आप खुद देखिए यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या बन रहा है,
क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ये बन रहा है यहाँ से। तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ पे आ रहा है। और अभी अभी हम कह रहे थे कि मेरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा ज्यादा होती जाएगी, ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ की रेडियस भी उतनी ज्यादा ज्यादा होती जाएगी। और सर्कुलर पाथ की मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस क्या हो सकती है? क्या डी की रेडियस? ऑब्वियसली डी की जो भी रेडियस है उससे बड़ा सर्कल तो आप यहाँ पे कटवा नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या हो सकता है? डी की रेडियस। तो अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी की नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर मैक्स आ जाएगा। यानी कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वी कैन प्रोवाइड टू अ पर्टिकुलर पार्टिकल। और आप समझ गए होंगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज लिमिटेड बाय मैक्सिमम रेडियस, एंड मैक्सिमम रेडियस इज रेडियस ऑफ डी। तो क्या मैं बोल दूं आर मैक्स ये वास्तव में क्या होने वाला है? दिस इज रेडियस ऑफ डी, रेडियस ऑफ डी। तो अगर मुझे कभी ये कैलकुलेट करना होगा कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रोटॉन या अल्फा को मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी दिलवा सकता हूं, तो उसके लिए हम आपको क्या कर देंगे? डी का रेडियस भी न्यूमेरिकल में दे देंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर देंगे। तो आप सारी वैल्यू में डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल जो भी डी का रेडियस देंगे वो तो यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए प्रोटॉन का न्यूमेरिकल है, क्यू और एम आप रख ही देंगे, मैग्नेटिक फील्ड आपको न्यूमेरिकल में दे दिया जाएगा। वो सब रखने के बाद आप जान पाएंगे कि व्हाट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वी कैन प्रोवाइड अ प्रोटॉन बाय यूजिंग दिस मशीन। तो बच्चों ये था साइक्लोट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। चलिए फटाफट से पूरा ब्रीफ करता हूं, फटाफट सुने अच्छे से। साइक्लोट्रॉन ये मशीन किस काम में आती है? हाईली एनर्जाइज पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करने में काम आती है। वो जो पॉजिटिव आयन हम हाईली एनर्जाइज करना चाहते हैं उसको हम इस मशीन में बाहर से नहीं मिलाते हैं, अंदर ही प्रॉपर गैस के आयनाइजेशन से पहले तो आयन को प्रोड्यूस करते हैं। आयन को प्रोड्यूस करने के बाद गैप में हम लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, वो उसको क्या करेगा? एनर्जाइज करेगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड डीज में लगा रखा है वो क्या करेगा? वो पार्टिकल को मोड़ मोड़ के घुमा घुमा के वापस गैप में भेजेगा। इस तरह मैं चार्ज पार्टिकल को, इस तरह मैं आयन को डीज में से गैप में से एक बार नहीं बल्कि बार बार गुजार रहा हूं। हर बार वो एनर्जी पकड़ पकड़ के लाएगा, तो एनर्जी 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 करते 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 वो क्या हो जाएगा? हाईली एनर्जाइज हो जाएगा। हमने यहाँ पर वोल्टेज एसी नेचर का अप्लाई किया है। क्यों अप्लाई किया पता लग गया आप लोगों को? ताकि डीज की पोलरिटी लगातार क्या होती रहे? स्विच होती रहे। दूसरी बात, जो एसी वोल्टेज हम यहाँ अप्लाई करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी में न्यूमेरिकल रहेगा, तो क्या फॉर्मूला हो गया? क्यूबी अपॉन 2πm। तीसरी बात आपको ये पता लगना चाहिए कि एक सर्कल में मेरा पार्टिकल गैप में से एक बार नहीं बल्कि दो बार गुजर रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है। अगर एन सर्कल है तो आप गैप से एन बार नहीं 2n बार गुजरे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप क्या दिलवा सकते हैं अगर ये कैलकुलेट करना है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये था साइक्लोट्रॉन के बारे में डिटेल। चलिए ये सब खत्म करते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गए हैं, अब हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। कंफर्टेबल हैं सब लोग? चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आप देखते हैं मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिज्म करके जो चैप्टर है उसमें बेसिकली हमें 4 टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। पहला 12 मिनट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, दूसरा अर्थ मैग्नेट भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तीसरा था इंस्ट्रूमेंट, मैंने सभी इंस्ट्रूमेंट भी आपको पढ़ा दिए हैं। अब इस टॉपिक का जो लास्ट, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है मटेरियल को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, फेरो, पेरा, डाया। हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, उस तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो स्टार्ट करता हूं सबसे पहले मैं प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये शुरू करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली हमें मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, लेकिन किन प्रॉपर्टीज या किन फिजिकल पैरामीटर्स के बेस पे हम मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांटेंगे हैं, सबसे पहले हमें वो 3-4 पैरामीटर से हमें समझना पड़ेगा कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो उसके लिए मैं एक कहानी आपको सुना रहा हूँ, समझिए। एक कहानी है प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आपको याद है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग इंडक्शन पढ़ा करते हैं, इंडक्शन। जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम इंडक्शन पढ़ते हैं, ठीक उस तरह से मैग्नेटिज्म के अंदर भी इंडक्शन नाम का फिनोमेना होता है। और वो क्या होता है जरा समझिए। मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी मटेरियल है, मैग्नेट नहीं है ये, कोई भी ऑर्डिनरी मटेरियल होगा, कुछ भी, कॉपर, सिल्वर, जिंक, कोई ना कोई मटेरियल का रोड है, कोई मेटल का रोड ही आपने मेरे को दे दिया। अभी ये मैग्नेट नहीं है। अगर आपने मुझे कहा कि यार आप इसको मैग्नेट बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। एक साधारण मटेरियल को भी हम मैग्नेट बना सकते हैं, इसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं।
उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा। साधारण मटेरियल का रोड है, मैं इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा वो धीरे धीरे इसको मोटिवेट करके, इसको इंड्यूस करके, इंडक्शन के थ्रू इसको धीरे धीरे मैग्नेट में कन्वर्ट कर देगा। और इसी प्रोसेस को हम बोलना चाह रहे हैं प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मींस एक ऑर्डिनरी मटेरियल की रोड को हम क्या करने जा रहे हैं, मैग्नेट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या इसके ऊपर एक पर्टिकुलर फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा? यस। तो जो फील्ड मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूं, जो इसको मैग्नेटाइज करने की कोशिशें कर रहा है, उस फील्ड का नाम हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और मैं इसको दिखा रहा हूं किससे, एच से। यस, एच से मैं इसको दिखा रहा हूं। आपको याद होगा एक बार मैंने एच को लिखा था, दिस वाज इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोला था आपको। ध्यान दीजिए, नाम में कुछ नहीं रखा है। मेन मुद्दा क्या है, ये है तो मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर किस काम में यूज आ रहा है, ये किसी मटेरियल की रोड को, किसी साधारण मेटल की रोड को ये मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अधिक मीनिंगफुल बोलने के इसका नाम क्या बोल दिया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल दिया। इसको हम एस से शो कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्या मैं कह दूं, applied field to magnetize rod of ordinary material। क्या मैं इस तरह बोल दूं, इट इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड फॉर व्हाट पर्पस, क्या कर रहा है ये, इट इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज रॉड ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल। इसको मैंने डिफाइन किया इस तरह से। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप तो जानते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, हमने पढ़ा हुआ इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट होती है। मैंने एक बार बोला भी था आप लोगों को, बी और एच भाई भाई हैं, ये वही एच है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से भी दिखाते हैं और एच से भी दिखाते हैं। अगर हम टेस्लास में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बी से दिखाते हैं, अगर उसी को हम लोग एम्पियर पर मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको एच से दिखा देते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर ये किसी चीज को क्या कर रहा है, मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या दिखा दिया, क्या नाम बोल दिया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एच से दिखा रहा है, यूनिट क्या हो गया इसका, एम्पियर पर मीटर। चलिए, दूसरा एक टर्म होता है यहां पर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, बुक्स में भी जनरली आई से इसको डिनोट किया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये बताओ यार, अगर मान लीजिए ये कोई मेटल का रोड था, मैं इसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने इसके लिए क्या कर दिया, फील्ड अप्लाई कर दिया, वो इसको धीरे धीरे मैग्नेट में बदल रहा है। अगर ये वाकई में मैग्नेट बन जाएगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेट में होता था, तो जब ये मैग्नेट नहीं था तब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था, और अगर ये मैग्नेट बन गया है तो डेफिनेटली अब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट पहले से था कि अब आ गया है, अब आ गया है, इसीलिए प्रॉपर वर्ड रहेगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट। क्या वर्ड रहेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट। कारण इसमें मैग्नेटिक मोमेंट पहले से नहीं था, जब मैंने इसको मैग्नेट बनाने की कोशिश की तब जाकर इंडक्शन के थ्रू इसमें मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट। तो ध्यान दीजिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया। एक बार बताओ यार, कोई भी काम अपन लोग करते हैं तो हम ये भी तो जानना चाहते हैं ना कि वो काम जो हम कर रहे हैं वो कितना अच्छा हुआ या कितना बुरा हुआ, वो हुआ भी कि नहीं हुआ, हुआ तो वो ठीक ठाक हुआ या बहुत अच्छा हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। तो हम इसको मैग्नेट बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसका मैग्नेटाइजेशन किस लेवल का हुआ, कितना अच्छा या बुरा हुआ, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पैरामीटर बनाया गया है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। शब्द पकड़िए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि इसका मैग्नेटाइजेशन कितना कम या कितना ज्यादा हुआ है, इस बात को रिप्रेजेंट करने वाला पैरामीटर कौन है, आई। आई मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको क्या डिफाइन किया गया, आई को, इज जस्ट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यस, इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये वाकई में मैग्नेट बना होगा तो इसके अंदर कोई ना कोई इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट आ गया होगा। इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट में अगर मैं इस रोड के वॉल्यूम का डिवाइड करूंगा तो उससे जो फिगर मिलता है उसको हमने क्या बोल दिया, आई। आई यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ध्यान दीजिए, ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट है, क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, क्या इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एल। तो इसका मतलब एल से एल कट जाएगा। कहने का मतलब बच्चों, आई के दो डेफिनेशन है। दो डेफिनेशन क्या क्या, या तो कहिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, या कहिए इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। दोनों ही इसके डेफिनेशन हो जाएंगे। और जो मैं आपको बोल रहा था, बेसिकली अल्टीमेटली आई अल्टीमेटली है क्या, कि हमारा मटेरियल कितना अच्छा या कितना कम मैग्नेटाइज हुआ, उस बात को दिखाने का तरीका है ना। मैं चेक करा सकता हूं कैसे, जरा सोचिए। अगर मेरे प्रयास करने से बहुत अच्छा मैग्नेट बन गया है तो इसके अंदर इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट
ज्यादा है, और अगर M इंड्यूस ज्यादा है तो इसका I भी ज्यादा रहेगा, यानी ये अच्छा मैग्नेट बना तो I ज्यादा है। अगर मान लीजिए ये कमजोर मैग्नेट बना तो इसका मतलब इसमें M इंड्यूस कम आया होगा, M इंड्यूस कम आया तो इसके अंदर I भी कम है। और मान लीजिए मेरे प्रयास करने के बाद ये बिल्कुल भी मैग्नेट नहीं बना तो इसके अंदर M इंड्यूस 0 और M इंड्यूस 0 तो I भी 0। तो देख रहे हैं आप, ये अगर बिल्कुल मैग्नेट नहीं बना तो M 0 यानी कि I 0, अगर ये हल्का फुल्का मैग्नेट बना तो कम I, और अगर ये बढ़िया मैग्नेट बना तो ज्यादा I। इसका मतलब I किस बात को शो कर रहा है कि इसका मैग्नेटाइजेशन किस लेवल का हुआ है, कितना अच्छा है कितना बुरा हुआ है, उस बात को दिखाने वाला कौन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इसको सिंपली आप I फॉर इंडक्शन बोल सकते हैं। थोड़ा समझने के लिए बोल रहा हूं आपको, I फॉर इंडक्शन मतलब मैंने इसके ऊपर जो अप्लाई किया था उसके कारण इसके अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना इंडक्शन हुआ है, उसको दिखाने वाला फिगर कौन है, I बोले तो I फॉर इंडक्शन। एक्चुअल नेम इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, लेकिन एक फील करने के लिए आप बोल सकते हैं I फॉर इंडक्शन। अगर हम इसके यूनिट्स वगैरह पे गौर करें, आइए देखते हैं यूनिट्स वगैरह पे। यस, आप देखिए मैग्नेटिक मोमेंट तो वेक्टर होता था और वॉल्यूम क्या होता है, स्केलर, वेक्टर अपॉन स्केलर, तो आई को क्या होना पड़ेगा, ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है ये भी। यूनिट की बात करें जरा, यूनिट, यस, एम का यूनिट क्या था अपने पास, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है मीटर क्यूब। बोलिए इसका यूनिट क्या हो गया अपने पास, क्या एम्पियर पर मीटर। तो आप नोटिस करिए अप्लाइड एच का जो यूनिट था वो भी एम्पियर पर मीटर है, और इसके अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, इसके अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसका यूनिट भी क्या हो रहा है, एम्पियर पर मीटर हो रहा है। ये कुछ बात करनी इसलिए आगे देखेंगे इसके बारे में, ये हो जाएगा आई के बारे में। चलिए, आई थिंक दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी, फिर से रिपीट करता हूं। मामला क्या चल रहा है, ये एक साधारण मेटल की रोड है, ये मैग्नेट नहीं है। आपने मुझे बोला इसको मैग्नेट बनाइए, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक इस पे कोई फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाइड को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एच से, और उसके कारण इसमें जो डेवलपमेंट होगा, इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा पैरामीटर आ गया अपने पास, आई आ गया। यूं कह लीजिए एच इज फॉर अप्लाइड एंड आई इज फॉर डेवलपमेंट, यूं मान लीजिए। और मजे की बात, एच और आई दोनों का यूनिट क्या है, सेम है, एम्पियर पर मीटर हो रहा है। चलिए तीसरा पैरामीटर, एक टर्म है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको जनरली हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स जैसा सिंबल है, कैपिटल एक्स जैसा सिंबल है, और इसको हम लोग पढ़ते हैं काई से। काई इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, काई पढ़िए जैसे साई पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगला पैरामीटर है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सबसे पहले आप नोटिस करिए, अभी हम बात कर रहे थे कि हम जो है हमें क्या आ गया है, मैग्नेट बनाने का प्रोसेस आ गया, प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बोले क्या करेंगे, कुछ फील्ड अप्लाई कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। अगर इतना ही आसान हो तो आपको क्या लगता है, क्या दुनिया के हर मटेरियल को आप मैग्नेट बना पाएंगे, क्या नहीं बना पाएंगे ना। मुझे लगता है दुनिया में कुछ ही मटेरियल ऐसे हैं जिनके अंदर मैग्नेट बनने की काबिलियत या मैग्नेट बनने की योग्यता है। दुनिया के हर मटेरियल को मैं मैग्नेट नहीं बना पाऊंगा। ऑब्वियसली मान लीजिए प्लास्टिक का रोड आपको दे देंगे, बोले बनाओ मैग्नेट, बन पाएगा क्या, नहीं बनेगा। लकड़ी का रोड आपको दे देंगे, बोले बनाओ मैग्नेट, बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। तो आप समझ गए होंगे दुनिया के हर मटेरियल में मैग्नेट बनने की योग्यता या मैग्नेट बनने की काबिलियत नहीं होती है। अलग अलग मटेरियल है, किसी मटेरियल में मैग्नेट बनने की काबिलियत ज्यादा होती है, किसी मटेरियल में मैग्नेट बनने की काबिलियत कम होती है, और किसी मटेरियल में तो मैग्नेट बनने की काबिलियत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो किस मटेरियल में मैग्नेट बनने की काबिलियत, मैग्नेट बनने की टेंडेंसी कितनी कम या ज्यादा है, उसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करने वाला फिगर कौन है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। अगर मैं इसका सिंपल नेम बात करूं तो यूं मानिए, इट इज जस्ट टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू बी मैग्नेट। यस, इट इज टेंडेंसी ऑफ मटेरियल, जी हाँ, टू बी मैग्नेट। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जिस मटेरियल का काई जितना ज्यादा है उसके अंदर मैग्नेट बनने की योग्यता, टेंडेंसी उतनी ज्यादा है, जिसका काई जितना कम है उसके अंदर मैग्नेट बनने की योग्यता उतनी कम है। तो इसका मतलब अगर मुझे मैग्नेट बनाना है तो मुझे दुनिया में वो मटेरियल चूज करना चाहिए जिसका काई जितना ज्यादा होगा वो उतना बेटर मैग्नेट बन के दिखाएगा। इसका मतलब ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ है। मान लीजिए मेरे पास दो मटेरियल है, एक का काई है 10 और एक का काई है 20। मुझे मान लीजिए मैग्नेट बनाना है तो मुझे किसको प्रीफर करना चाहिए, 20 वाले को। एक का है 20 और एक का है मान लीजिए 50, तो मुझे किसको प्रीफर करना चाहिए, ऑब्वियसली 50 वाले को।
जितना ज्यादा काई होगा इसका मतलब उसके अंदर मैग्नेट बनने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा है, और जब कभी आप उसको मैग्नेटाइज करेंगे तो वो उतना बेटर मैग्नेट बनकर के आपको दिखाएगा। तो ये मैग्नेट बनने की टेंडेंसी को दिखाने का तरीका है। ये तो इसका फिजिकल मीनिंग। ना न्यूमेरिकल अप्रोच पे आते हैं, बोले काई है क्या? काई कुछ नहीं है, अभी जो आप आई और एच पढ़ रहे थे, आई और एच का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं काई। यस, आई और एच के रेशियो क्या बोल रहे हैं? काई बोल रहे हैं। और आपको याद है आई और एच दोनों का यूनिट तो सेम था, इसका मतलब काई क्या हो गया? ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ये काई का यूनिट काई के बारे में है। अच्छा, आपने विशेष बात देखी कि यहां से क्या हो रहा है? आई बराबर क्या हो गया? काई एच। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल रहेंगे, और जो मैं इतनी देर से बोलने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे ख्याल से इस फॉर्मूला से मामला और क्लियर हो रहा है। क्या मामला क्लियर हो रहा है जरा देखिए, बताइए। एच क्या था? अप्लाइड। एच क्या था? अप्लाइड। आई क्या था? डेवलपमेंट। और काई क्या है? मैग्नेट बनने की टेंडेंसी। तो आप खुद देखिए कि किसी भी मटेरियल में जो डेवलपमेंट होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है? अप्लाइड पर, या मैग्नेट बनने की टेंडेंसी पर, या दोनों पर? ओबियसली यार दोनों पर डिपेंड करेगा। सपोज करिए कि अप्लाइड तो बहुत ज्यादा है, पता लगा जो मटेरियल है उसमें मैग्नेट बनने की टेंडेंसी बहुत पुअर है। तो अगर अप्लाइड बहुत ज्यादा है और काई पुअर है तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट अच्छा होगा कि बेकार डेवलपमेंट होगा? बेकार डेवलपमेंट होगा। दोनों में से अगर एक फिगर कमजोर एक फिगर ठीक ठाक भी रहेगा तो भी डेवलपमेंट बेकार होने वाला है। आप समझ गए होंगे, अगर डेवलपमेंट बढ़िया चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अप्लाइड फील्ड भी बढ़िया होना चाहिए, और साथ ही साथ खुद उस मटेरियल के अंदर भी मैग्नेट बनने की टेंडेंसी बढ़िया होनी चाहिए। काई और एच अगर दोनों ज्यादा रहेंगे तब जाकर के हमारे मटेरियल में डेवलपमेंट यानी उसका मैग्नेटाइजेशन उतना बढ़िया होने वाला है। ये था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। अब लेते हैं फोर्थ पैरामीटर। फोर्थ फोर्थ पैरामीटर इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, वही म्यू सीरीज को आप दिखाते हैं। आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के पूरे चैप्टर में आपने देखा होगा हर फॉर्मूला में हर जगह हमारे क्या घुस के आता है? म्यू। म्यू को हम के लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते हैं, पता है ना आप लोगों को। म्यू में आप तीन तरह के फिगर यूज करते थे, म्यू नॉट, म्यू आर और म्यू। आपने इसका न्यूमेरिकली खूब यूज किया है, ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूला में म्यू आता था। मुझे आज यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल यूज नहीं करना है, मुझे यहाँ पर इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की जरूरत है। आइए, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, दुनिया में बहुत सारे अलग अलग मटेरियल, खूब सारे मटेरियल हैं। जिस मटेरियल का मैग्नेटिक परमेबिलिटी जितना ज्यादा होगा वो खुद में से लाइन ऑफ फोर्स को उतना ज्यादा पास करेगा। परमेबिलिटी समथिंग लाइक परमिशन टू अलाउ लाइन ऑफ फोर्स। फिर सुन लीजिए, परमेबिलिटी समथिंग लाइक परमिशन टू अलाउ लाइन ऑफ फोर्स। मेरे पास दो मटेरियल हैं, एक का म्यू कम है और एक का म्यू ज्यादा है। अगर दोनों दोनों को मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रख दूंगा तो जिसका म्यू ज्यादा रहेगा उसमें से ज्यादा लाइंस पास होगी, म्यू कम रहेगा उसमें से कम लाइंस पास होगी, म्यू ज्यादा रहेगा तो ज्यादा लाइंस पास होगी, और म्यू और ज्यादा रहेगा तो उसमें से और ज्यादा लाइंस पास होंगे। तो म्यू का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया? यू नो, परमेबिलिटी समथिंग लाइक परमिशन टू अलाउ द लाइन ऑफ फोर्स। तो मैं बोल सकता हूं इट इज एबिलिटी टू पास फील्ड लाइंस, टू पास फील्ड लाइंस। क्लियर है? इट इज एबिलिटी टू पास फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस को पास करने की जो योग्यता है, एबिलिटी, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोल रहे हैं। ये था मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब ध्यान दीजिए, मैं आपसे वापस सारी बातें कनेक्ट करता हूं, ध्यान दें। बात कहां से शुरू हुई थी? हम अल्टीमेटली उस टॉपिक पे आ गए हैं जहां हम लोग मटेरियल को कैटेगराइज करेंगे। मटेरियल तीन तरह के रहेंगे, फेरो, पैरा, डाया। वो सब बाद में। पहले मैंने आपको एक प्रोसेस सिखाने की कोशिश की। कौन सा प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बात हुई थी इसमें? ये कोई साधारण मटेरियल की रोड है, कोई मेटल होगा, कॉपर, सिल्वर, जिंक, को सिंपल रोड आपने मेरे को दिया। आपने मुझे बोला इसको मैग्नेट बनाइए, इसको मैग्नेटाइज करिए। इसको मैग्नेटाइज करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने इसके ऊपर कोई एच अप्लाई कर दिया। मैंने इसके ऊपर जो एच अप्लाई किया उसकी वजह से इसमें कोई ना कोई डेवलपमेंट, कोई ना कोई इंडक्शन हो गया, इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हो गया। उसको मैंने किससे दिखा दिया? आई से दिखा दिया। तीसरा पैरामीटर मैंने बताया, हर मटेरियल के अंदर मैग्नेट बनने की जो टेंडेंसी होती है उसको दिखाने वाला पैरामीटर कौन है? काई। और काई और आई और एच में क्या रिलेशन है मैंने आपको बता दिया। कम काई कम डेवलपमेंट, ज्यादा काई होगा तो उतना बढ़िया मैग्नेट बनेगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। फोर्थ पैरामीटर मैंने आपको बताया मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मींस जिसका काई जितना जिसका म्यू जितना ज्यादा होगा वो खुद में से लाइन ऑफ फोर्स को उतना ज्यादा पास करेगा। चारों पैरामीटर आपके सामने हैं। मुझे म्यू और काई में एक रिलेशन डेवलप करना है।
म्यू और काई में एक फॉर्मूला डेवलप करना है जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। क्या फॉर्मूला जरा समझते हैं। जो कहानी में आपको सुना रहा था प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको मैं डायग्राम से शो करना चाहूंगा। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई सिंपल मेटल की रोड थी, होगा कोई मटेरियल, सिंपल मटेरियल था, ये कोई रोड है, सिंपल मटेरियल की रोड है, ठीक है। आपने मुझे बोला भाई तो इसको मैग्नेटाइज कर, मैग्नेटाइज करना है, तो मैंने क्या किया इसके ऊपर, ये देखिए, क्या मैंने फील्ड अप्लाई कर दिया? यस, मैंने इसके ऊपर फील्ड अप्लाई कर दिया है। और जो फील्ड मैंने इसको अप्लाई कर दिया, जरा नोटिस करिए, ये अप्लाइड फील्ड क्या है, या तो एच या बी नॉट। शब्दों पे ध्यान दें। अप्लाइड फील्ड को अगर मैं एम्पियर पर मीटर में शो करना चाह रहा हूं तो वो एच है। अगर मैं उसको टेस्ला में शो करना चाह रहा हूं तो मैं उसको बी नॉट बोलना चाहूंगा। बी नॉट मतलब क्या होगा, एक तरह से एयर में या वैक्यूम में फील्ड हो जाएगा। तो या तो बोलिए एच या बोलिए बी नॉट, डिपेंडिंग ऑन की यूनिट्स आप क्या ले रहे हैं। क्लियर? ध्यान दें, जो जो फील्ड हम लोगों ने अप्लाई किया है, ध्यान दें, जो फील्ड हम लोगों ने अप्लाई किया है वो फील्ड तो इसके अंदर घुस ही गया है। ये देखिए, जो फील्ड अप्लाई किया है एच और बी नॉट, वो तो इसके अंदर चला ही गया है। क्या इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट, कुछ इंडक्शन भी हो गया है? और जो इंडक्शन हुआ है उसको हम किसी शो कर रहे थे, आई से। मगर ध्यान दीजिए, इंड्यूस पार्ट को अगर आप एम्पियर पर मीटर में लिखना चाहते हैं तो वो आई है, और अगर उसको टेस्ला में लिखना चाहता हूं मैं उसको बी आई लिख रहा हूं। ध्यान दीजिए क्या लिख रहा हूं मैं, आई और बी आई। कंफ्यूज मत होना, ये अप्लाइड पार्ट को शो कर रहा है और ये इंड्यूस पार्ट को शो कर रहा है। मुद्दा ये है कि प्रेजेंटेशन कैसा करना है, एम्पियर पर मीटर में या टेस्ला में। अगर आप अपनी चीजों को एम्पियर पर मीटर में शो कर रहे हैं तो वो कौन है, एच है और आई है, एच है और आई है। अगर आप अपनी अप्लाइड चीज को टेस्ला में शो कर रहे हैं तो वो एच नहीं है, वो बी नोट है। और इंड्यूस पार्ट को अगर आप टेस्ला में शो कर रहे हैं तो वो आई नहीं है, वो क्या है, बी आई है। क्लियर? ओके, मुझे बताइए हमारी रोड के अंदर क्या है, अप्लाइड है, इंड्यूस्ड है, कि दोनों पार्ट है? दोनों पार्ट है। तो अगर हमारी रोड के अंदर मुझे नेट फील्ड की बात करनी हो तो वो किससे तय होगा, अप्लाइड और इंड्यूस के सुपरपोजिशन से तय होगा। आइए कर लेते हैं तय। ये देखिए, अगर मैं कहना चाहता हूं नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड रोड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड रोड, यस, मैं इसको लिख रहा हूं बी इज बी नॉट प्लस बी आई। ये लिखना पड़ेगा मुझे। क्यों लिखना पड़ेगा? बी नॉट वॉज अप्लाइड एंड बी आई वॉज इंड्यूस, तो दोनों के सुपरपोजिशन से क्या मिल रहा है मुझे, रोड के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। अब जरा नोटिस करिए कि ये रोड के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो बताइए, आपको याद होगा एक बार मैंने आपको बताया था बी और एच में रिलेशन, क्या रिलेशन था, एच वॉज बी बाय म्यू, याद है आपको, मैंने बताया था ये वाला। मगर मैंने इसमें बोला था कि अगर ये बी मीडियम का लें तो म्यू भी मीडियम का लें, और बी वैक्यूम का लें तो म्यू भी वैक्यूम का लें, याद है आपको। तो यहां से बी बराबर क्या हो रहा है, तो यहां से बी बराबर म्यू एच हो जाएगा। यस, तो ध्यान दीजिए कि ये बी किसका है, मीडियम का, तो मैं क्या लिख रहा हूं, म्यू इंटू एच। ये बी नॉट किसका है, एयर का, तो मैं क्या लिख रहा हूं, म्यू नॉट एच। और यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं, म्यू नॉट आई। यूं समझो यार कि जब भी कोई पैरामीटर एम्पियर पर मीटर में होता है और अगर मुझे उसको टेस्ला में रिप्रेजेंट करना है तो मुझे उसको म्यू नॉट या म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए कि एच और आई दोनों किस में थे, एम्पियर पर मीटर में, और आप टेस्ला में बात करना चाह रहे हो तो मैंने उसको क्या कर दिया, म्यू नॉट एच और म्यू नॉट आई लिख दिया। ये बी क्या था, दिस वाज नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड रोड। इनसाइड रोड का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम। ये मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम था तो ऑब्वियसली यहां पर म्यू भी कौन सा आएगा, मीडियम का आएगा, तो मैंने यहां म्यू एच लिखा है। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, मैं इसको आगे बढ़ा के लिखता हूं, यहां से म्यू नॉट एच कॉमन ले लिया मैंने, यहां बचेगा एच प्लस, सॉरी, यहां बचेगा 1 प्लस आई अपॉन एच, ये बच जाएगा। और यहां पर अपना म्यू एच था ही, एच और एच कट जाएगा। अब देखिए, म्यू अपॉन म्यू नॉट 1 प्लस आई बाई एच, ये बचा। म्यू अपॉन म्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर। 1 प्लस आई बाई एच को हम क्या लिखते हैं, काई। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं मुझे म्यू और काई में रिलेशन मिल गया है। म्यू आर कितना निकल के आया, 1 प्लस काई। तो अगर काई देंगे तो म्यू आर बना सकते हैं, और म्यू आर देंगे तो हम काई बना सकते हैं। काई देंगे तो क्या करना है, 1 जोड़ेंगे तो म्यू आर बन जाएगा, और म्यू आर में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, काई मिल जाएगा। यहां से तो म्यू आर आएगा। कभी मुझे म्यू जानना हो तो क्या करने वाले हैं, क्या म्यू नॉट इंटू म्यू आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या म्यू मिल जाएगा मुझे, यस। तो बच्चों, मेरा टारगेट था कि मुझे म्यू और काई को रिलेट करना था, म्यू और काई को रिलेट करना था, और अल्टीमेटली मेरे पास रिलेशन आ गया है।
अगर आप इन सारी मैथ्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते कोई बात नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद करके भी काम हो जाएगा। तो ये था प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन की कंप्लीट जानकारी। जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, इस कहानी में आप देख रहे हैं 3-4 छोटे मोटे पैरामीटर्स आ गए हैं। उन सबके छोटे छोटे फॉर्मूला आपको याद करने हैं, न्यूमेरिकल्स रहेंगे। कौन कौन से फॉर्मूला आ गए हैं ये देखिए। एक तो इन तीनों में रिलेशन आ गया है, तीनों में से कोई भी 2 पैरामीटर दे देंगे, तीसरा आपसे पूछेंगे। और देखिए म्यू आर दे देंगे काई पूछेंगे, या काई देकर के म्यू आर पूछेंगे, कभी म्यू देकर के म्यू आर पूछेंगे। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूला आपको मैनेज करना आपको आना चाहिए, ये आप कर सकते हैं। ये था प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बारे में और रिलेटेड पैरामीटर्स के बारे में। अब क्योंकि आपने सब पढ़ लिया है तो इसको न्यूमेरिकल में कैसे इस्तेमाल करेंगे उस पर आते हैं। इनके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल्स लेते हैं। इनके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल आइए। और मटेरियल जिसका काई 3 × 10⁻⁴ is placed in filled 4 × 10⁴ ampere per meter, then find। yes, क्या सवाल है? A material जिसका susceptibility है 3 × 10⁻⁴ is placed in filled 4 × 10⁴ ampere per meter, then find। सबसे पहले आप मुझे बता सकते हैं ये जो फिगर ये दिया हुआ डेटा क्या है? ये आई है कि एच है कि बी नोट है कि बी आई है? क्या है ये अप्लाइड फील्ड है और किस में रिप्रेजेंट हो रहा है? ये एम्पियर पर मीटर में। तो क्या हो रहा है ये बी। कुल मिला के समझिए कि एक तरह से हमें क्या दे दिया गया है? एच दे दिया गया है। पता लगा सबको? ये तो हो गया काई और ये क्या हो गया अपना? एच हो गया। अब मुझे पूछा जा रहा है तरह तरह की बातें। आइए फाइंड करके फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या रहेगा। आप नोटिस करिए क्या मुझे आई पूछा जा रहा है? आई। अभी अभी हम पढ़ रहे थे आई वाज सिंपली काई एच। काई और एच हमें दोनों को दिया हुआ है। कितना आ जाएगा यहां से? 12 एम्पियर पर मीटर। ये क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सिंपल, काई दिया, एच दिया और हमसे क्या पूछ लिया? आई पूछ लिया। आंसर आ जाएगा मेरा। सेकंड मुझे पूछ रहे हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या क्या पूछा जा रहा है? म्यू या म्यू आर? म्यू आर। परमेबिलिटी इज म्यू, रिलेटिव परमेबिलिटी इज म्यू आर। तो मुझे म्यू आर पूछा जा रहा है। म्यू आर अभी हम पढ़ रहे थे म्यू आर वाज सिंपली 1 + काई ना। 1 + काई। काई कितना है अपना? 0.0003। दिस वी आर गेटिंग 1.0003। ये आंसर हो जाएगा। ये क्या आ गया मेरे पास? इस मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी आ गया। सिंपल, काई दिया गया था, मुझे पूछा म्यू आर बताइए, मैंने बता दिया। थर्ड मुझे पूछ रहे हैं परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल का परमेबिलिटी पूछ रहे हैं। मटेरियल का परमेबिलिटी पूछ लिया, यानी क्या पूछ लिया? रिलेटिव परमेबिलिटी नहीं, परमेबिलिटी। यानी क्या पूछ लिया? म्यू पूछ लिया। और म्यू क्या होता है यार? इट इज सिंपली म्यू नॉट इनटू म्यू आर। म्यू नॉट इनटू म्यू आर। तो म्यू नॉट तो आप समझते ही हैं, 4 × 10⁻⁷ और म्यू आर अभी भी आया है 1.0003। सोल्व करके जो भी आएगा वो म्यू अपना आ जाएगा। और जो म्यू होता है उसका यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है? हेनरी पर मीटर। फोर्थ मुझे पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल। टेस्ला में चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल। मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है और आंसर किसमें मांग रहा है? टेस्ला में। सिंबल बोल सकते हैं क्या पूछ रहा होगा मुझसे? एच पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, बी नॉट पूछ रहा है कि बी आई पूछ रहा है, बी पूछ रहा है? बी, क्योंकि पूछ रहा है मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मटेरियल के अंदर कौन था? बी नॉट भी था और बी आई भी था। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर कौन है? क्या ये बी पूछ रहा है मुझसे? और अगर ये बी पूछ रहा है, अगर ये रोड के अंदर मटेरियल के अंदर नेट फील्ड पूछ रहा है, तो मटेरियल के अंदर नेट फील्ड कितना होता है? यू नो म्यू एच। म्यू कौन सा लेना है? वैक्यूम का कि मीडियम का? मीडियम का, क्योंकि कहां पर बात हो रही है? ये मटेरियल के अंदर बात हो रही है, तो मीडियम का म्यू मैंने ले दिया। अब मीडियम का म्यू तो यहां से सोल्व करके आ ही जाएगा। ये रहा 4 π 10⁻⁷ × 1.00
ये हो जाएगा एच, एच तो हमें दिया हुआ ना क्वेश्चन में, कितना एच दिया हुआ है 4 × 10⁴। तो यहां से सोल्व करके जो भी आएगा वो किस में आने वाला है, टेस्ला में हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो छोटे छोटे फॉर्मूला हमने पढ़े थे, जो छोटे छोटे एक्सप्रेशन हमने पढ़े थे, उनका यूज करके हम लोग इस तरह से न्यूमेरिकल मैनेज कर सकते हैं। कंफर्टेबल हैं सब लोग? ये था प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बारे में, और इसके थ्रू मैंने आपको जो पैरामीटर बताए हैं, कौन से पैरामीटर, एच, आई, काई, म्यू, म्यू आर, इन्हीं पैरामीटर्स के बिहाफ पर मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटने जा रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये शुरू करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। एक टेबल टाइप बना के हम लोग कंपैरिजन करेंगे। टेबल में क्या क्या आ रहा है ध्यान दें। ये देखिए टेबल टाइप बना के कंपैरिजन कर रहे हैं। यहां पर हम लिख देंगे प्रॉपर्टी। ओके, यहां पर हम किसकी बात करना चाह रहे हैं, फेरो, फेरोमैग्नेटिक, यहां पर पैरामैग्नेटिक और यहां पर डायमैग्नेटिक। जी हाँ, एक टेबल टाइप बनाए कंपैरिजन कर रहे हैं। कुछ 6-7 पॉइंट्स पर हम कंपैरिजन करेंगे। और ये जो टेबल मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, एग्जाम के लिए टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने एग्जाम में, मेडिकल में इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। सारी बातें करेंगे, आइए। सबसे पहले आई एंड एच, आई और एच में रिलेशन। यू नो एच वाज अप्लाइड एंड आई वाज अप्लाइड या इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड, ठीक है। आई वाज डेवलपमेंट। ध्यान दीजिए, अगर मैं आई और एच में रिलेशंस की बात करूं तो नोटिस करें, फेरो में आई मोर देन एच एंड अलोंग एच, आई लेस देन एच अलोंग एच, आई लेस देन एच एंड दैट इज अपोजिट टू एच। मैं इसको अपने हिसाब से बताता हूं। ध्यान दीजिए, एच वाज अप्लाइड, आई वाज डेवलपमेंट। नोटिस करिए, अगर मान लीजिए मैं तीनों मटेरियल की एक एक रोड लेता हूं और मैं सभी पे 10 वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं। कितना वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं, 10। तो एच कितना हो गया, 10 हो गया। अगर ये वाकई में फेरो की रोड है तो जो इसमें इंडक्शन होता है ना, मैंने 10 अप्लाई किया, इसमें इंडक्शन 15 या 20 या 25 नहीं है, सीधा 1000, 1500, 1500, 2000 इस तरह का रहेगा। तो अप्लाई किया 10, और डेवलपमेंट कितना हो रहा है, 1000, 1500, 1500। क्या कहें आपसे, इंडक्शन इज मोर देन एच या मोर देन एच? इंडक्शन इज वेरी वेरी हाई इंडक्शन। आपने अप्लाई केवल 10 किया और इंडक्शन हो रहा है सीधा 1200, 1500, 2000। इसलिए मैंने लिखा है आई इज मोर देन एच। और ध्यान दीजिए, जिस डायरेक्शन में आप अप्लाइड फील्ड लगाते हैं उसी डायरेक्शन में इंडक्शन होता है। तो मैंने क्या लिख दिया, इंडक्शन इज अलोंग एच। इन दोनों के अंदर आई लेस देन एच लिखा है। इन दोनों के अंदर हल्का सा इंडक्शन होता है। हल्का सा कितना, सोचिए, अगर मैं 10 वैल्यू अप्लाई करता हूं, 10, तो इंडक्शन होगा मुश्किल से 1 या 2। अप्लाई किया 10, इंडक्शन हो रहा है मुश्किल से 1 या 2। तो देख रहे हैं, इंडक्शन अप्लाइड से कम है, इंडक्शन अप्लाइड से कम है। लेकिन इसमें अप्लाइड की डायरेक्शन में इंडक्शन होता है और इसमें अप्लाइड से अपोजिट डायरेक्शन में इंडक्शन होता है। फाइनल करते हैं, फेरो में अप्लाइड की डायरेक्शन में इंडक्शन होगा, पेरा में भी अप्लाइड की डायरेक्शन में इंडक्शन होगा, और डाया में अप्लाइड से अपोजिट डायरेक्शन में इंडक्शन होगा। एक बात। दूसरी बात, फेरो में हल्का इंडक्शन की तगड़ा इंडक्शन। फेरो में तगड़ा इंडक्शन होता है, तगड़ा मतलब बहुत हाई इंडक्शन होता है, जबकि पेरा में और डाया में बहुत ही हल्का सा, बहुत ही नेग्लिजिबल इंडक्शन होता है। ये जो की पॉइंट अगर आप ये याद कर सकते हैं तो आपको सारी टेबल की जानकारी खुद ही कर सकते हैं। कैसे, आइए। ये हमारे पास आ गया। हमसे पूछा जा रहा है काई। यू नो काई वाज आई बाई एच ना, यस। आओ चेक कर लेते हैं काई। इस मटेरियल का काई कितना होगा, जरा सोचिए, आई बाई एच, क्या मोर देन 1? और आई और एच दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो कैसा आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, यस। यानी कि फेरो मटेरियल का जो काई होता है वो हमेशा एक से बहुत बहुत ज्यादा होता है और हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे आइए, इसका काई आई बाई एच कितना होना चाहिए, लेस देन 1। और ये भी कैसा रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि आई और एच एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पे आइए, काई विल बी लेस देन 1, और कैसा होगा,
कैसा होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव क्यों का पता लगा, क्योंकि अप्लाइड जिस तरफ करेंगे इंड्यूस उस तरफ नहीं होगा, उसके अपोजिट होगा, तो इसमें आई और एच का रेशियो कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब मैं स्टेटमेंट बोल सकता हूं, फेरो मटेरियल का, सारे फेरो मटेरियल का काई हमेशा पॉजिटिव होता है, सारे पैरा मटेरियल का काई भी हमेशा पॉजिटिव होता है, और सारे डाया मटेरियल का काई हमेशा नेगेटिव होता है। एक बात। दूसरी बात, फेरो का जो काई होता है वो बहुत ज्यादा होता है, सीधा 1000, 2000, 800, 500, 1500, 2000 ऐसा होता है, इतना बड़ा होता है। इसका काई और इसका काई हमेशा लेस देन 1 रहेगा। अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, अगर मैं आपको रेंज देता हूं तो आइए, काई मोर देन 1, इसमें काई लेस देन 1 तो होगा लेकिन हमेशा पॉजिटिव होगा, तो बोलो रेंज को क्या मैं ऐसा लिख दूं, 0 और 1 के बीच में रहेगा। इसका काई लेस देन 1 भी होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, तो क्या मैं रेंज ऐसे लिख दूं, 0 और -1 के बीच में। यस, इसका मतलब क्या रहा, जितने भी फेरो मटेरियलों का काई ऑलवेज मोर देन 1, यहां पर इनका काई 0 और 1 के बीच में रहेगा, और इनका काई -1 और 0 के बीच में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। म्यू आर, यू नो म्यू आर क्या पढ़ के हम लोग अभी अभी, 1 प्लस काई। अगर मैं इन सभी के काई की रेंजेस जानता हूं, अगर मैं इन सभी के काई की रेंजेस जानता हूं, तो काई की रेंज में सिर्फ 1 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, म्यू आर की रेंजेस मिल जाएगी। आओ करते हैं। यस, यहां पर मैं लिख दूं म्यू आर मोर देन 2, ईमानदारी से 1 बढ़ा दो, यहां भी 1 बढ़ा दो, यहां बढ़ा दो 1, म्यू आर 2 और 1 के बीच में, यहां म्यू आर 0 और 1 के बीच में। नोटिस करिए, फेरो मटेरियल का जो म्यू आर होता है वो काफी हाई होता है, काफी हाई मतलब सीधा 200, 500, 1000, 1500 इस तरह का होता है। यस, सारे पैरा मटेरियल का जो म्यू आर होता है वो 1 से ज्यादा लेकिन 2 से कम होता है, और सारे डाया मटेरियल का जो म्यू आर होता है वो 0 और 1 के बीच में रहता है। इस तरह से हम लोग, ये रेंजेस हमारे काम की होती हैं। अब इन पे जैसे मैं आपको ये रेंजेस बता रहा हूं तो दिमाग में उठता है ना कि इन पे सवाल कैसे बनेगा, आपको आइडिया बोलता हूँ सवाल कैसे बनेगा, वो सुने। मान लीजिए मैंने कभी आपसे कहा कि एक मटेरियल उसका काई है, मान लीजिए 0.3, मटेरियल कौन सा होगा, ऑप्शन देंगे, फेरो, पेरा, डाया वगैरह। यस यस यस, कौन सा मटेरियल होगा ये, ऑब्वियसली पेरा मटेरियल हो जाएगा। क्या ये 0 और 1 के बीच में हो रहा है, यस। मैंने आपसे कहा एक मटेरियल का काई है -0.7, ये मटेरियल कौन सा होगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डाया। मैंने आपसे कहा एक मटेरियल का काई है 150, कोई मटेरियल है उसका काई, उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है 150, वो मटेरियल कौन सा होना पड़ेगा, फेरो मटेरियल होना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा एक मटेरियल का म्यू आर है 1.2, वो मटेरियल कौन सा होगा, एक मटेरियल का म्यू आर है 1.2, वो मटेरियल कौन सा हो जाएगा, पेरा मटेरियल हो जाएगा। 1.2 मतलब 1 और 2 के बीच में। मैंने कहा एक मटेरियल का म्यू आर है 0.3, वो मटेरियल कौन सा हो जाएगा, ओबियसली डाया हो जाएगा। मैंने आपसे कहा एक मटेरियल का म्यू आर है -0.2, एक मटेरियल का म्यू आर है -0.2, वो मटेरियल कौन सा हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। अगर मैंने पूछ भी लिया है तो आपको बोलना पड़ेगा नॉट पॉसिबल। ध्यान दें, म्यू आर किसी का भी नेगेटिव नहीं है, काई जरूर जो था वो डाया का नेगेटिव था, म्यू आर किसी का भी नेगेटिव नहीं है। तो अगर मैंने पूछ भी लिया है कि किसी मटेरियल का म्यू आर -1 है, तो मटेरियल क्या होगा, नॉट पॉसिबल। इवन डाया मटेरियल का म्यू आर भी नेगेटिव नहीं है, डाया मटेरियल का काई नेगेटिव था लेकिन डाया मटेरियल का म्यू आर नेगेटिव नहीं है, वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो इस तरह के डेटा वगैरह हम पूछ लेते हैं, तो इस तरह से आपको मैनेज करना है, इसीलिए आपको ये रेंजेस याद होनी चाहिए। चलिए ये भी आप कर लेंगे, और देखते हैं। आई वर्सेस एच, आई और एच में ग्राफ की बात कर लेते हैं। आई और एच, ध्यान दें, एक्सपेरिमेंटल बिहाफ पे साइंटिस्ट लोगों ने जो ग्राफ बना रखे हैं वो इस तरह से हैं। आई और एच में ग्राफ, फेरो के लिए ऐसा है, पेरा के लिए जो ग्राफ है वो इस तरह से है, और डाया के लिए जो ग्राफ है, डाया के लिए वो ग्राफ इस तरह से है। नोटिस करें, और जिसने वो मेरा पहला लाइन पकड़ा वो इस ग्राफ को भी जस्टिफाई कर सकता है। कैसे, आओ। फेरो के मामले में ये देखिए, एच पॉजिटिव तो आई भी पॉजिटिव, एच पॉजिटिव तो आई भी पॉजिटिव, और आप देख रहे हैं एच, एच बढ़ाने पर आई हल्का हल्का की तगड़ा तगड़ा, तगड़ा तगड़ा चल रहा है ना। तो बोलिए आई और एच दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और आई कैसा, हल्का या तगड़ा तगड़ा, तगड़ा तगड़ा, जैसा कि आपको दिख रहा है। पेरा में आ जाइए, पेरा, पेरा में क्या हो रहा है, एच पॉजिटिव तो आई भी पॉजिटिव, लेकिन आई तगड़ा है कि हल्का हल्का सा है, हल्का हल्का सा, सही बात है ना। इसमें अप्लाइड के डायरेक्शन में इंडक्शन होता है, कैसा इंडक्शन होता है, तगड़ा या हल्का सा, हल्का सा, वो सब चल रहा है। यहाँ पे आइए, एच पॉजिटिव तो आई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इंडक्शन किधर हो रहा है, अप्लाइड की डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट, और तगड़ा कि हल्का हल्का, हल्का हल्का हो रहा है। तो ये सब ग्राफ बहुत जस्टिफाइड है। आपसे क्वेश्चंस के नाम पर ग्राफ भी पूछ सकते हैं, इन ग्राफ का सिग्निफिकेंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका यूज आपको करवाया जा सकता है, तो सब आपको आना चाहिए। क्लियर है, चलिए ये भी आप कर लेंगे। ये था ग्राफ के बारे में।
टाइम हो गया क्या? अपनी बुक में सुने, अभी आज का लेक्चर हम लोग यही खत्म करने वाले हैं। अपनी बुक में एक क्वेश्चन है, उसको सुने आप लोग। उस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, अच्छे सुने। अपनी बुक में पूछा हुआ है कि किस मटेरियल का काई एच पर डिपेंड करता है। यू नो काई क्या होता है अपने पास? यहां लिखता हूं, दिख रहा है ये वाला? काई कितना होता है अपने पास? आई बाय एच। पूछ रहे हैं कि किस मटेरियल का काई एच पर डिपेंड करता है। जरा आना, काई क्या होगा? आई और एच का रेशियो, या क्या मैं बोल दूं आई और एच के ग्राफ का स्लोप। जरा सोचिए, अगर मैं इसमें अलग अलग जगह पे स्लोप निकालूं, यहां स्लोप या यहां स्लोप, यहां स्लोप निकालूंगा, अलग अलग जगह पे स्लोप कैसा आएगा? सेम या अलग अलग आएगा? स्लोप अलग अलग आएगा। यानी काई क्या एच पर डिपेंड कर रहा है? कर रहा है। यहाँ पे आइए, ये तो स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं यहां स्लोप निकालूं या यहां स्लोप निकालूं या यहां स्लोप निकालूंगा, बोलिए बोलिए, क्या तीनों जगह पे स्लोप अलग आएगा? सेम आएगा? सेम आएगा। क्या मैं कह दूं इसका काई एच पर डिपेंड नहीं कर रहा है? यहाँ पे आइए, इसका काई, यस यह भी स्ट्रेट लाइन है ना, तो यहां पर भी अगर मैं यहाँ स्लोप निकालूंगा, तो मैंने सुना स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो सब जगह सेम होता है, तो इसका भी काई एच पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मेक श्योर काई अप्लाइड फील्ड पर यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। किसके लिए? सबके लिए या केवल फेरो के लिए? केवल फेरो के लिए डिपेंड कर रहा है, बाकी और पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आती है सब लोगों को? अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन है कि किसका काई एच पर डिपेंड करेगा, तो ध्यान दीजिए, पेरा का या डाया का काई तो एच पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं भी स्लोप निकालेंगे सेम आएगा। केवल फेरो का जो काई है वो एच पर डिपेंड करेगा। इस टेबल में मुझे अभी 3-4 पॉइंट और आपसे डिस्कस करने हैं। टाइम हो गया तो फिर ये डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। 4 पॉइंट हो गए हैं, इसके आगे जो पॉइंट है मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।